मुजफ्फरपुर में विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल की भावना बनाए रखना और बच्चों के हुनर को नई राह दिखाने के लिए स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सैकड़ों स्टूडेंट्स ने जमकर भाग लिया, जिसमें पूर्वी चंपारण जिलों के बच्चों ने भी भाग लिया और जिनका चयन राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में किया गया है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिए बच्चों को महिला विकास मंच के द्वारा हेलमेट देकर के उन्हें सम्मानित किया गया। और कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए रेप कांड के बारे में आइए जानते हैं महिला विकास मंच की महिलाओं ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम सागर कुमार और अपना टीम लेकर गया हुआ था मुजफ्फरपुर और बच्चा लोग मेरा डिस्ट्रिक्ट जीत के आया है और स्टेट के लिए सिलेक्ट होकर के आया है। और नेक्स्ट हम लोग स्टेट खेलने जाने वाले हैं और देखिए क्या होता है। अभी डेट नहीं निकला हुआ है, डेट बहुत जल्द निकलने वाला है। और मतलब जो भी हम ट्रेनिंग लिए हुए हैं, थोड़ा मेरे भैया है यहाँ, भैया को दिखाई थोड़ा। किस डिस्ट्रिक्ट से मुकाबला हुआ? किस डिस्ट्रिक्ट से मुकाबला हुआ था? कौन कौन डिस्ट्रिक्ट? गोपालगंज से हुआ था, मोतिहारी से हुआ था, सिवान से हुआ था, मुजफ्फरपुर से हुआ था और अदर डिस्ट्रिक्ट था बहुत सारा। कितने डिस्ट्रिक्ट उसमें भाग लिए थे? डिस्ट्रिक्ट लगभग 20 से 21 डिस्ट्रिक्ट के आसपास उसमें भाग लिए थे। 21 डिस्ट्रिक्ट भाग लिए थे। तो उस डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारे मैंने जिला का, मोतिहारी जिला का क्या पोजीशन रहा है? मेरे पोजीशन पे एक टीम मतलब थर्ड आया है, एक सेकेंड आया है और स्टेट के लिए उसमें से एक में 4 बच्चा और एक में 4 बच्चा, 8 बच्चा लोग सिलेक्ट हो गया स्टेट के लिए। स्टेट के लिए मैंने जैसे 21 डिस्ट्रिक्ट गया था तो 21 डिस्ट्रिक्ट में किस किस डिस्ट्रिक्ट का पोजीशन क्या क्या रहा कुछ? और मोतिहारी तो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का जैसे इसके पूर्वी चंपारण जिले का पोजीशन क्या? चंपारण जिले का एक डिस्ट्रिक्ट का अंडर 14 का सेकेंड और अंडर 17 का थर्ड और जो फर्स्ट था वो मुजफ्फरपुर टीम था। अच्छा, तुम लोग का चयन मैंने राज्य स्तरीय के लिए हो गया है, यानी कि स्टेट लेवल के लिए हो गया है। अब स्टेट का डेट आएगा तो उसमें डेट निकलेगा तो फिर। महिला विकास मंच के बारे में आप क्या कहिएगा? महिला विकास मंच आपके बच्चों को सम्मानित करने का। महिला विकास मंच को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है ना हमारे बच्चों को जो है ना प्रोत्साहित किया है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और खेल आज माध्यम बन गया है कि हम बहुत ऊंचे स्थान पे जा सकते हैं, देश का नाम कर सकते हैं। पहले कहते थे लोग भी पढ़े लिखेंगे होंगे नवाब, खेलो कूदोगे खराब, बात बदल गई है क्योंकि आप खेल के माध्यम से भी बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए मेरा योगदान रहा है कि बच्चों को जो है ना साइकिलिंग, स्केटिंग, इसमें मेरा रुझान रहा है। इसलिए हमारे पास जो कुछ है हम बच्चों में देते हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ महिला विकास मंच को। आज स्पोर्ट्स के बच्चों को आपने प्रोत्साहित किया, क्या लगता है ये बच्चे खेल में कितने आगे कर पाए और कितने अच्छे करने की आप उनको सलाह देती हैं? सबसे पहले रजनीश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आपके माध्यम से हमें अपनी बात रखने का मौका मिला। और समाज में आज जिस तरह से खेल को देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं अगर हम बच्चों की प्रतिभा पे अगर बात करें तो देखने की चीज़ ये है कि बच्चे केवल पढ़ाई लिखाई में आगे हो ये ज़रूरी नहीं है। प्रत्येक माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, बहुत बड़ा IITN बन जाए, अदरवाइज़ कोई ऐसे क्षेत्र में चला जाए जिसमें उसकी रुचि है या नहीं, ये सोचना माता पिता ने छोड़ ही दिया है, जैसा लगता है देखने के बाद। तो ये तो मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगी, समाज को एक दिशा भी चाहिए इस तरह की कि बच्चे जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें उसमें माता पिता का पूरा सहयोग चाहिए और समाज का भी प्रोत्साहन चाहिए ताकि बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहें उसमें खुशी से आगे बढ़ें। ये तो एक पहलू हो गया हमारे खेल को लेके, हमारे समाज का, हमारे परिवार का। इसका एक दूसरा पहलू अगर हम देखने चलते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अपने राज्य सरकार से अगर हम कनेक्टेड करते हैं, अदरवाइज इसे सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड करके देखते हैं, तो खेल का प्रोत्साहन वहाँ से भी मिलना चाहिए। क्योंकि केवल अमीरों के बच्चे नहीं हैं जो खेल में प्रतिभागी हैं, अदरवाइज़ उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हों। गरीब के बच्चे भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज कम होने के कारण और वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं जो उनके अंदर टैलेंट बना हुआ है, बचा हुआ है। तो ये भी मैं अपनी सरकार से गुहार लगाना चाहूँगी कि खेल को बहुत हद तक बढ़ावा मिलना चाहिए और खेल को भी एक बहुत बड़ी प्रतिभा के रूप में जिस तरह आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है उस तरह से उसे सराहा जाए तो काफ़ी अच्छा होगा।
जैसा आज हम देख रहे हैं कि नीरज चोपड़ा जी, आज उन्होंने अपने राज्य का कितना नाम ऊपर किया है। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे अभी मैचेस देखे हैं, बहुत सारे गेम्स देखे हैं जिसमें बहुत तरह के पदक लेके हमारे यहाँ लोग आए हैं, तो ये काफ़ी सराहनीय है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस था, फिर भी जिला के किस खेल पदाधिकारियों ने या जिला के किसी भी बड़े बड़े पदाधिकारियों के द्वारा खेल के लिए जो राष्ट्रीय पदक जो लेकर के अपने चंपारण में जो बच्चे आए हैं, जो खेल को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। इस पर आपका क्या मंतव्य? यही तो मैं अभी आपसे कहने की कोशिश कर रही थी कि प्रोत्साहन तो देना ही है ना। अब आप केवल हम लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े स्टार को बुला लेते हैं, बड़े बड़े किसी ऐसे सेलिब्रिटी को हम लोग ज़्यादा हाईलाइटेड करते हैं। उन्हें हाईलाइटेड होने की क्या ज़रूरत है, वो तो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, उनको हम क्या हाईलाइटेड करेंगे। लेकिन जो हाईलाइटेड होने के अधिकारी हैं, जो जिन्हें हमें प्रोत्साहन दे के आगे बढ़ाना है ताकि उनकी हिम्मत टूटे ना। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमारा विल पावर, आत्मशक्ति। अगर बच्चे की आत्मशक्ति ही अंदर से टूट जाएगी तो वो बच्चा कहाँ पहुँचेगा। अब ज़रा इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं अगर चाहे तो, कि अभी बहुत हद तक अगर हम लोग देखें हैं कि लड़कियां और लड़कों को अगर कनेक्टेड करते हैं खेल में तो दोनों ही आ रहे हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो दोनों सभी क्षेत्र में दोनों साथ चल रहे हैं, लड़के और लड़की की सहभागिता है। लेकिन ये सहभागिता, ये इक्वालिटी जो हम लोग बात करते हैं, तो क्या ये इक्वालिटी सही दिख रही है आपको? आप अपने माध्यम से बहुत सारी चीज़ों पे आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस किया होगा। तो जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक, जहाँ तक मैंने इसे एनालिसिस किया है, तो बहुत सी ऐसी लड़कियाँ मुझसे भी मिली हुई हैं जिनके साथ खेल में जाने के बाद भी बहुत शोषण हुआ है और उनके गार्जियन ने उन्हें पीछे कर लिया है। खेल में भी आगे बढ़ना चाहती थी, बहुत अच्छा कर सकती थी, लेकिन वो वहाँ पहुँच नहीं पाई हैं। तो मैं हर जगह, हर उस पदाधिकारी से, हर उस संस्था से ये कहना चाहूँगी कि खेल को बढ़ावा दीजिए। आज जो है लड़कियां जो है आज भी खेल में भाग लेना चाहती हैं, खेलती हैं, लेकिन कल होके गार्जियन उसको बैक कर लेते हैं, वो हाउसवाइफ बन के रह जाती हैं क्योंकि अब तुम सेफ नहीं हो। तुम्हारा कितने भी खेल लोगी कूद लोगी, लेकिन फिर भी तुमको शादी करके अपने ससुराल जाना है और अपना गृह कार्य देखना है, तो फिर वह गृह कार्य में लगा देते हैं लड़कियों को। तो आप क्या वैसे गार्जियन से आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे गार्जियन को अगर देखने चले हम तो शायद उनका दो पहलू देख सकते हैं हम लोग। एक पहलू ये है कि वो भी चाहते भी होंगे अगर अंदर से कि लड़कियां आगे बढ़ें, उनकी बेटी नाम कमाए। तो दूसरा एक पक्ष हमारे सामने खड़ा हो जाता है, फिर वही पुरानी बात, लड़की है, लड़की है। अरे भाई लड़की है, उसे घर में रखो, क्यों बाहर भेज रहे हो? किसी का शिकार हो सकती है, कहीं कुछ उसके साथ गलत हो जाएगा। गार्जियन बेचारा डरा सहमा सा, ऊपर से अपना जो समाज है उसे तो आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रही हूँ, और जो समाज के लचीले नियम कानून हैं उनसे ना आप अनभिज्ञ हैं ना मैं अनभिज्ञ हूँ। तो क्या किया जाए लड़कियों का? अभी तो आप ससुराल की बात कर रहे हैं, ससुराल में मैं क्या बोलूँ। ससुराल तो गार्जियन ये सोच के भेज देता है कि ससुराल जा रही है, यानी कि मेरी बेटी सारे सुखों से संपन्न ससुराल जा रही है। वहाँ भी तो हत्याएं होती हैं। हमारे मंच पे आए दिन ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ लड़कियों को जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। अभी पहाड़पुर थाना का भी एक केस है हमारे यहाँ, जो अभी उनके भी पिता की सुनवाई नहीं की जा रही है थाना में। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अक्सर हम लोग इस तरह के केसेस से जूझते रहते हैं। तो क्या बोलूँ मैं लड़कियों के बारे में, आप ही मुझे समझा दीजिए। आज जो है महिला विकास मंच के द्वारा जो है स्केटिंग गेम में कुछ बच्चे आए हुए थे, उनको प्रोत्साहित दिया गया है। तो इसके विषय में आप कितना सुरक्षित मानती हैं? स्केटिंग जो है चक्के पर चला जाता है, कितना सुरक्षित मानती हैं? शायद आप भूल रहे हैं, अभी कुछ समय पहले एक मूवी आई थी धूम को शायद आपने भी देखा होगा, समाज में शायद सबने देखा है क्योंकि वो हिट मूवी है और ऋतिक रोशन बहुत मज़े से चलाए जा रहे हैं, है ना। आमिर खान की भी मूवी शायद, उसमें शायद आमिर खान भी हैं एक। तो स्केटिंग वहाँ भी दिखाई दी है और स्केटिंग बहुत जगह देखने का मौका मिलता है, गेम्स में भी स्केटिंग देखने का मौका मिलता है। तो ये तो एक, अगर इसे हम इस तरह देखें कि एक बच्चा, उसका ज़रा कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए, उसका ज़रा बैलेंसिंग देखिए आप, कि एक बच्चा उस चक्के पे स्ट्रेट खड़ा है और मज़े से उस पर घुमा रहा है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस पर अपनी कर्तव्य दिखा रहा है। उस बच्चे को आप क्या कहिएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है तो भी सोचिए ज़रा कि सारी चीज़ें जाके कहीं ना कहीं सिमट जा रही हैं
उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका आत्मसम्मान, उसका आत्मविश्वास सब कहीं ना कहीं जाके कहाँ सिमट जा रहा है, कभी रिसोर्सेज पे, कभी उसके शोषण पे। तो हम इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं ना। वो तो बहुत अच्छा खेल है, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ रहा है ना। अच्छा, जो है महिलाएं जो है बहुत सारा गेम खेल रही हैं, फुटबॉल या बहुत सारा गेम है, इसमें आप महिलाओं को कितना सुरक्षित मानती हैं गेम में? देखिए, गेम्स को तो मैं बहुत सुरक्षित मानती हूँ, लेकिन गेम्स के सिस्टम को सुरक्षित नहीं मानती हूँ। अभी कुछ दिन पहले कुछ चीज़ें हाईलाइटेड हुई थी, शायद आपने भी देखा होगा, बिकॉज आप लोग तो मीडिया से हैं। हमसे कुछ चीज़ें छुप भी जाएँ, आपसे क्या छुपेगा। उसमें कुछ ऐसा आया था कि लड़कियों ने खेलने के लिए मतलब धरना प्रदर्शन भी किया था और बैठी हुई थी कि उनके साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, बार बार वो कह रही थी गलत हो रहा है। तो ये सवाल जहाँ भी खड़ा है, ये सबसे मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब दुर्भाग्य है हमारा, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा है कि हम अपने समाज में इस तरह की चीज़ों को कैसे झेल रहे हैं। और आवाज़ उठाना, कैंडल मार्च निकालना, धरना प्रदर्शन करना, ये क्यों हो रहा है और कितने धरना प्रदर्शन की ज़रूरत है। एक लाइन अगर किसी लड़की ने कह दी आपसे नो मतलब नो, नो का मतलब यस नहीं होता है, नो का मतलब ना होता है और ना ही होता है। दूसरी बात है कि मान लीजिए गेम्स में अगर लड़कियां आगे बढ़ती हैं, अब उनके साथ शोषण हो रहा है, वो खुल के कह रही हैं आपसे, फिर भी आप वहाँ सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपकी जांच में अगर चीज़ें पता भी चलती हैं तो कम से कम आप एक्शन ऐसा लीजिए ना कि आगे किसी लड़की के साथ कभी फिर गलत करने की कोई हिम्मत ना करे। लड़कियों के साथ आए दिन गलत हो रहा है, फिर भी विभिन्न राजनीतिक दल उसको राजनीतिक मंच बना ली है अपने केस जीतने का। अपने हर राज्य में, हर जिले में, हर प्रखंड में अपना वर्चस्व दिखाने का वह एक हथकंडा बना ली है। क्या आप ऐसा मानती हैं कि जैसे महिलाओं के साथ दिल्ली में जो महिलाएं बैठी हुई थी कि हमारे साथ गलत हो रहा है, इसकी संज्ञान लेनी चाहिए थी, फिर अभी आपने कलकत्ता में देखा कि एक डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी जाती है, उतने बड़े हॉस्पिटल की डॉक्टर थी और उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो क्या महिलाएं उस तरह के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब सेफ नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि महिलाएं और भी किसी क्षेत्र में सेफ हो सकती हैं? राजनीतिक मंच बना दिया गया है। इस पे मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि राजनीतिक मंच बना दिया गया, ये जिसके द्वारा भी बनाया गया है, हमारे भारत के लिए इससे ज़्यादा शर्मिंदगी और कुछ नहीं हो सकती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, जहाँ सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। संविधान ने भी हमें ये अधिकार दिया है कि हम में इक्वालिटी है। एक आपने अभी जो बात कही कि महिलाओं की सुरक्षा की बात आपने की कि महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, एक वर्किंग महिला की आपने बात की, ये बहुत बड़ा मुद्दा है उन सभी महिलाओं के लिए जो वर्किंग हो, अदरवाइज ऑर्डिनरी महिलाएं हैं या हाउस वाइफ है या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं या कोई ऐसी लड़की है कि जो कुछ कह भी नहीं सकती है। तो मैं आप ही से एक सवाल पूछना चाहूँगी और इस समाज में बैठे सभी लोगों से पूछना चाहूँगी, अपने भारत से पूछना चाहती हूँ मैं ये सवाल, और ये सवाल मैं सरकार से भी पूछना चाहूँगी कि भारत में एक तरफ आप अपनी संस्कृति की बात करते हैं, आप नवरात्रि में हमारे पैर धोते हैं, हमारी पूजा करते हैं, हमेशा आपने हमें एक देवी के रूप में कहा, और दूसरे रूप में आप हमारे चीथड़े फाड़ते हैं। क्या हम कोई वस्तु हैं? ये सवाल है मेरा सरकार से कि क्या हम कोई वस्तु हैं? अगर हम कोई वस्तु हैं जिसे आप उपभोग करना चाहते हैं, आप हमारा यूज़ करना चाहते हैं, आप हमें भोगना चाहते हैं, इस समाज में बैठे हुए उन दरिंदों से पूछना चाहती हूँ कि तुमने क्या सोच के हम पे हाथ डाला। हाँ, आई एम नॉट अ ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु नहीं है, हम जीता जागता इंसान है और हमें इक्वालिटी मिली है और हमें ये इक्वालिटी चाहिए। मैं सरकार से ये गुहार लगाना चाहूँगी कि हमें ऐसा कोई कड़ा नियम बनाए इस समाज में, हमें पूरी सुरक्षा दे। एक वर्किंग वुमेन डरी हुई है, एक तो ऑर्डिनरी वुमेन की मैं क्या बात करूँ आपसे, वर्किंग वुमेन काम पे जाने में डर रही है। प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, शोषण कहाँ नहीं है? शोषण क्यों हो रहा है? ऐसा कोई नियम क्यों नहीं आता है कि जिस समय में कोई हमें छूना तो दूर, हमारी तरफ देखने में भी डर जाए? ऐसा कोई नियम सरकार क्यों नहीं बनाती है? और कितने कैंडल मार्च देखने हैं आपको हमसे, और कितनी बार कैंडल मार्च निकाले हम, कितनी बार तो निकाल चुका, लाखों बार पिछले समय से चल रहा है। आज़ादी की लड़ाई में हमने साथ दिया, हम हमेशा साथ खड़े रहे।
आज ऐसा क्यों क्या हुआ है? आपको लगता है सरकार के सख्त नियम बनाने से महिलाएं सशक्त होंगी कि महिलाएं अपने बल पर सशक्त होंगी? देखिए, दोनों ही मुद्दा सामने खड़ा है। एक तो हमारे पास एक कड़ा नियम होना चाहिए। क्या हमारा देश संविधान के बिना चल सकता है? संभव है? संभव नहीं है। संविधान बनाया गया महिलाओं है। के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। महिलाओं पर बहुत सारा अत्याचार जो होता है उसके लिए सरकार के द्वारा संविधान में नियम है, बहुत सारे कानून बने हुए हैं। लेकिन महिलाएं जो है वह अपने आप को अव्वल खुद समझती हैं और महिलाएं जो है वह कड़ा ठोस निर्णय ले नहीं पाती है। कहीं भी कुछ गलत होता है तो वह खड़ी हो नहीं हो पाती हैं सबल बन के। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक सवाल यहाँ आपने जो अभी पूछा कि महिलाएं सशक्त नहीं होती है। महिलाएं अगर सशक्त नहीं होती, महिलाएं अगर कार्यरत नहीं होती, तो आज सेना में महिलाएं नहीं होती, सीने पे महिलाएं गोलियां नहीं खा रही होती, आज़ादी की लड़ाई में भी महिलाएं साथ ही खड़ी रही हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि नियम बनाना, इसका दो पहलू हम देख सकते हैं अभी। एक पहलू ये है कि जिस समय हम लोग अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, समाज के हर उस वर्ग की, केवल ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। मैंने सरकार से कहा कि एक कड़े नियम को बनाने के लिए, एक कड़ा ऐसा कानून बनाने के लिए, लेकिन ये जिम्मेदारी समाज में बैठे हुए प्रत्येक परिवार की है, प्रत्येक व्यक्ति की है कि वो अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करे कि जिसमें वो बेटी को अगर सिखा रहा है तो अपने बेटों को भी संस्कार सिखाए, तभी जाके समाज सुरक्षित होगा ना। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह आप जहां जा रहे हैं, पहले हमें विदेशी आके नोच के गए, आज हमारे अपने देश वाले नोच रहे हैं। क्या बोलूं मैं इसको? हमारा अपना भाई, हमारा अपना परिवार, भारत तो एक तरह से हम क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यही परिभाषा है ना हमारी, वसुधैव कुटुंबकम। बहुत बड़ी बात होती है। पूरी पृथ्वी हमारे अपने किस चीज़ में है? परिवार के रूप में हम देखते हैं। तो हम लोग अपने पूरे भारत को भी तो अपने परिवार के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? यानी मानसिकता कहीं ना कहीं गलत जा रही है। इसमें तो बहुत सारे लोगों की संलिप्तता मानी जा सकती है। मीडिया को देख सकते हैं आप एक दूसरे रूप में। दूसरी चीज़ है कि आप मूवीज़ को देख सकते हैं, सीरियल्स को देख सकते हैं। मूवीज़ जो बनाई जा रही हैं, वो मूवीज़ इस तरह से समाज में परोस दी जा रही हैं कि पता नहीं बच्चों के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है। बच्चे किस वे में जा रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है कि स्थितियां क्या बनने वाली हैं। आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो डॉक्टर के बारे में अभी आपने कलकत्ता के बारे में कहा, कलकत्ता वाला केस तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की एक ऐसी बेटी जो देश की सेवा करना चाहती थी, एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनना चाहती थी, बहुत होनहार डॉक्टर बनना चाहती थी। काफ़ी लोगों की वो उसके मन में बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं आगे बढ़ के इस तरह के काम करूँ, समाज की सेवा करूँ। आज देश ने उसे खो दिया ना, वापस तो वो बेटी नहीं आने वाली है। लेकिन वैसी बेटी पहले भी कितनी बार हमने खो दी है, और पता नहीं आगे भी भगवान ना करे कि हमें उसे खोना पड़े। तो ये मैं बार बार ये बात कहना चाहूँगी कि अब बस भी करो, अब नहीं। कैंडल मार्च को क्या राजनीति मंच भी दिया जा रहा है आजकल? इस बात पे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। कैंडल मार्च को अब सभी लोगों की अपनी अपनी जो इच्छाएं हुई, उन्होंने अपने तरह से विरोध प्रदर्शन किया। राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। राजनीति से मैं क्या बोलूँ, लेकिन कैंडल मार्च के बारे में तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। विरोध करने का अपना अपना तरीका है। अब जिसे जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, वो तो स्वतंत्र है। आज समाज में हम देख रहे हैं महिलाएं बड़े बड़े पोस्ट को हासिल कर लेती हैं। कहीं मुखिया हैं महिलाएं, कहीं प्रखंड प्रमुख हैं महिलाएं। आपके भी मंच के द्वारा एक केस आया था, महिलाओं ने आगे बढ़ कर के किसी पर आरोप लगाया, लेकिन फिर इस पुरुष के बैकग्राउंड सपोर्ट होता है और वह अपने बात से कटने लगती हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, और वह अपने बयानों को बदल देती हैं या उस पोस्ट पर होते हुए भी उसका वो सदुपयोग नहीं करते। उसके पति जो है उस पोस्ट का सदुपयोग करते हैं। उस पोस्ट के नाम से मुखियाइन है, लेकिन मुखिया जी जाने जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? महिलाएं पद पर तो हो रही हैं, लेकिन पुरुष आगे आके उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन महिलाओं से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि वो महिलाएं अपने उत्तरदायित्व को समझें और अपने विज़न को लेके सामने आएँ। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक फूल को जब दो लोग एक साथ देखते हैं, तो उस फूल को देखने के समय में दो लोगों के नज़रिए की बात होती है, दोनों दो नज़रिए से देखते हैं। तो उन महिलाओं से मैं सादर विनम्र आग्रह करूंगी कि वो अपने पद की गरिमा को समझें और अपने पद के भार को संभालें, और काफ़ी अच्छे तरीके से संभालें, और समाज में अपनी एक मिसाल कायम करें। जैसे हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, देख सकते हैं हम लोग। सचिव श्वेता बोल रही हूँ।
आपने अभी अभी सवाल किया है अध्यक्ष साहिबा से कि सरकार जो है कड़ी निर्णय ले, वो सही है या सरकार कड़े नियम बनाती है, लेकिन हाँ, महिलाओं को अपने आप में सशक्त होना पड़ेगा, तभी जाकर के किसी उनकी सुरक्षा हो पाएगी। अच्छा, तो ये जरा हमें बताएंगे अभी जो कलकत्ता में कांड हुई है डॉक्टर के साथ, उसने अपने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी है, फिर भी वो सुरक्षित नहीं हुई, फिर भी वो नहीं बची, तो कितना करीब अपने सुरक्षा कर पाएगी महिला, ये बताइए। जब तक सरकार कड़ी निर्णय नहीं लेगी, जब तक सरकार आगे नहीं बढ़ेगी, हम कितना लड़ेंगे? हम कितना लड़ेंगे? सीबीआई जांच का आदेश दिया है। सीबीआई जांच से क्या होगा? वो आ जाएगी वापस या हम सुरक्षित हो जाएंगे? केवल उसी का ना सीबीआई होगा, हमारी तो सीबीआई सुरक्षा नहीं होगी। ये बताइए, हम कितना भी अपने आप को बलिष्ठ बना ले, कितना भी अपना सुरक्षा कर ले, हम सुरक्षित नहीं है। इसके लिए सरकार को कड़ी से कड़ी नियम बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई हम पर बुरी आंख डाले, हमको हाथ लगाए, तो वो 100 बार सोचे कि इसका नियम, इसका क्या हमको भुगतान भरना होगा, इसका परिणाम हमको क्या मिलेगा। यानी कि आप चाहती हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, एकदम हो। और ये अगर आप लोग सही में अगर हमारी बात अगर सरकार तक ये पहुंचा सकते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि हम लोग कहीं सुरक्षित नहीं है। हम लोग घर से निकल रहे हैं, हम लोग वर्किंग हैं, हम लोग घर से निकल रहे हैं तो हमें डर लग रहा है कि हमारे साथ कब क्या घटना घट जाए। जो आप चाह रहे हैं, जो आरोपी है जी, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, आरोपी को तो हो ही, हाँ, लेकिन हमारे कि भारत में आगे सोच कर कोई ऐसा ना करे, ऐसा नियम लागू हो कि कोई भी इंसान, कोई भी मर्द औरत के बिना मर्जी को टच ना करे, औरत के ऊपर गलत नजर नहीं उठाए। हमारे देश में भगवान, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, और डॉक्टर के साथ जब ऐसी दरिंदगी हुई है तो हम लोग तो आम इंसान हैं, हम लोग के साथ क्या हो सकता है? ये बताइए हमको। हमारी ये प्रश्न सरकार से है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका चैनल मिला, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो आप अपने आप को कितना सेफ पाती हैं कि कोई ऐसा हमारे साथ ना हो, तो आप कितना सेफ पाती हैं पुरुषों के बीच? थोड़ा भी सेफ नहीं पाते, थोड़ी देर भी सेफ नहीं पाते। इनफैक्ट जब निकलते तभी ऐसा मन में ऐसा होने लगता है कि पता नहीं अभी वापस जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए आप सरकार को क्या कहिएगा कि किस तरह से कानून बने, कैसे उसके लिए हम सुरक्षा प्रदान करें, जिससे निडर होकर हम मार्केट में घूम सके, कहीं जा सके। अरब और भी ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहाँ एक छोटा सा भी अगर आप आई कांटेक्ट भी कर रहे हैं किसी महिला से, उस नज़रिए से, या आप छेड़ रहे हैं, उसका सख्त से सख्त एकदम तुरंत ही उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। बट इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कुछ नहीं होता है, कैंडल मार्च निकलता है और फिर सब भूल जाते हैं। ये एक बार का नहीं है, बहुत बार हो चुका है ऐसा। तो ऑब्वियसली सरकार का इसमें कुछ नहीं है, 1000 सरकार आएगी 1000 जाएगी। संस्कार की बात है सबसे पहले तो। और कैंडी मार्च निकालने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा मोमबत्ती लेके जला रहे हैं, नहीं हो रहा है ना, लोग भूल जा रहे हैं। इतने टाइम हो गए, 20 डेज हो गए ना, कुछ हुआ नहीं हुआ। और क्यों होता है उधर सऊदी में, तुरंत मार देते हैं उसको, उसके वजह से डर है लोगों के अंदर कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। यहाँ पे क्या डर है, छूट जाएंगे, सिंपल। यहाँ की आप समझते हैं कि जो यहाँ संविधान का जो नियम है, जो लचर व्यवस्था है, उसी के कारण ज़्यादा अपराधियों के अंदर किस प्रकार का भय नहीं है? देखिए ऐसा नहीं है, संविधान बहुत सही बना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब संविधान को कोई सही से फॉलो नहीं करता है। आप बहुत सारा लॉ बना दिए, आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, उस पर कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। क्या फ़ायदा इतने सारे लॉ का जब कुछ इस्तेमाल में ही नहीं है, खुद दिमाग ही नहीं, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ एजुकेशन ही नहीं हो रहा है ना, काइंड ऑफ, मतलब लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या आपको लगता है कि अपराधियों के अंदर प्रशासन का, पुलिस का ऐसा कोई खौफ नहीं है, कोई भय नहीं है, जिस कारण कि इतने अपराध बढ़ गए हैं? जी बिल्कुल, ये सच है, ऐसा ही है। इनफैक्ट मेरे को तो ऐसा लगता है कि पुलिस ऑफिसर्स जो है उसको प्रोटेक्शन देती है अंदर पकड़ के, कि हम उसको मार ना दें, वो प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा देती है। उनको तो छोड़ देना चाहिए ना जनता के हवाले, फिर जैसा उन्होंने किया उससे बदतर करना चाहिए उनके साथ। जब आप जो है घर से चलती हैं